नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बंगाल की राजनीति में हो रहे उस जबरदस्त उलटफेर पर बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ राज्य में एक नई सरकार का बहुत ही भव्य तरीके से उदय हो रहा है और दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल दशकों तक सत्ता में रहा वो अपनी ही अंदरूनी कलह से पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दिए गए सोर्सेस के आधार पर सत्ता के इस भारी बदलाव और एक मजबूत पार्टी के अंदर उठ रहे बगावत के तूफानों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण। दूसरा, सुशासन की उम्मीदें। तीसरा, टीएमसी के अंदर की बगावत। चौथा, विरोध के प्रमुख स्वर। और पांचवां, बदलता राजनीतिक परिदृश्य। भाग एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण, कोलकाता में सत्ता परिवर्तन। शुरुआत करते हैं उस भव्य आयोजन से जिसने कोलकाता में एक नए दौर की नींव रखी। अब जरा 9 मई के इन घटनाक्रमों को ध्यान से समझते हैं। यह दिन महज एक इत्तेफाक नहीं था। पीएम मोदी का बिल्कुल साफ निर्देश था कि शपथ ग्रहण कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी की 165वीं जयंती के अवसर पर ही होना चाहिए। इसी दिन कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल एनडीए रैली का आयोजन हुआ। जरा सोचिए, मंच पर योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े राष्ट्रीय नेता मौजूद थे और इसी भव्य माहौल के बीच राज्यपाल आर.एन. रवि ने शुभेंदु अधिकारी और उनके 5 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। और ये तस्वीर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि वक्त कैसे बदल गया है। कोलकाता का ये जो मशहूर ब्रिगेड ग्राउंड है ना, जहां एक साथ 5 से 6 लाख लोग आ सकते हैं, पिछले कई सालों से ये सिर्फ ममता बनर्जी की विशाल रैलियों और उनके शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनता था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। बीजेपी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए ये पूरा का पूरा मैदान भगवा रंग में रंगा हुआ था। ये अपने आप में नई सरकार के गठन का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। वैसे इस समारोह में सिर्फ भीड़ ही अहम नहीं थी, बल्कि मंच से कुछ बहुत ही गहरे प्रतीकात्मक संकेत भी दिए गए, जैसे पीएम मोदी का मंच से जनता का झुककर अभिवादन करना और उससे भी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ का नए मुख्यमंत्री को एक भगवा शॉल भेंट करना। सोर्सेस का ये स्पष्ट मानना है कि ये भगवा शॉल सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साफ इशारा है कि नई सरकार आने वाले दिनों में हिंदुत्व की विचारधारा को केंद्र में रखकर अपना शासन चलाने वाली है। भाग 2, सुशासन और सुरक्षा की उम्मीदें, एक नई दिशा। इस भव्य समारोह से आगे बढ़कर अब जरा नई सरकार की नीतियों और उम्मीदों पर बात करते हैं। अब सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी की इस नई सरकार से उम्मीदें क्या हैं? मुख्य रूप से 3 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। पहली है औद्योगिक और रोजगार विकास। याद है ना, वामपंथियों की हड़तालें और टीएमसी के दौर में सिंगुर से नैनो प्लांट का जाना, उस ट्रेंड को पलटना अब सबसे जरूरी माना जा रहा है ताकि युवाओं को काम के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। दूसरी प्राथमिकता है बॉर्डर सिक्योरिटी, खासकर बांग्लादेश सीमा पर केंद्र और राज्य की संयुक्त फेंसिंग। और तीसरी प्राथमिकता है पूरे राज्य में सख्त सुरक्षा और सुशासन लागू करना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बंगाल की राजनीति में दशकों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इतिहास गवाह है कि पिछली राज्य सरकारों ने कई केंद्रीय योजनाओं को रोका था, जैसे कि बॉर्डर फेंसिंग का अहम काम। लेकिन अब क्योंकि दशकों बाद केंद्र और राज्य दोनों जगह राजनीतिक रूप से एक ही गठबंधन की सरकार है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पहले की वो सारी प्रशासनिक बाधाएं अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। भाग 3, टीएमसी की आंतरिक बगावत, एक बिखरता विपक्ष। सत्ता पक्ष के इस जश्न से हटकर चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, जहां टीएमसी एक भारी आंतरिक संकट से जूझ रही है। 5, जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन प्रमुख टीएमसी नेताओं और प्रवक्ताओं की संख्या है जिन्होंने अचानक अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो लोग कल तक टीवी पर पार्टी का जोरदार बचाव करते थे, आज वही बागी हो गए हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। और इसी बगावत को दबाने के लिए टीएमसी को कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस का सहारा लेना पड़ा है। ये नोटिस टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जारी किया है। यहाँ सोर्सेज ने कमाल की विडंबना की तरफ इशारा किया है। जरा याद कीजिए, ये वही डेरेक ओब्रायन है जो 4 मई को बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे और आज वो खुद अपनी ही पार्टी के अंदर मचे इस घमासान को संभालने में जूझ रहे हैं, क्योंकि बागी नेता विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विवाद कैसे और गहरा हो रहा है। भाग 4,
विरोध के प्रमुख स्वर, दरार के अंदर की कहानी। जरा टीएमसी प्रवक्ता कोहिनूर मजुमदार के इस सीधे और तीखे बयान को सुनिए। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभिषेक बनर्जी के चमचे पार्टी चला रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। मैं उनकी पूजा नहीं करता। उनका साफ कहना है कि आम कार्यकर्ताओं का अभिषेक के निजी सचिव तक पहुंचना भी नामुमकिन हो गया था। ये पार्टी के भीतर चल रही व्यक्ति पूजा की संस्कृति से पैदा हुई जबरदस्त हताशा को दिखाता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान एक और टीएमसी प्रवक्ता रजू दत्ता का है। उन्होंने कहा, मैं भारी दबाव में था, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा का डर था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुझे सुरक्षित निकलने दिया, जबकि टीएमसी के भीतर से हमें धमकियां मिल रही हैं। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये वही नेता हैं जो कुछ समय पहले तक सुवेंदु अधिकारी पर तीखे सार्वजनिक हमले कर रहे थे, और आज वो खुद एक वीडियो जारी करके अपनी ही पार्टी से मिल रही धमकियों का जिक्र कर रहे हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि विरोध के ये स्वर सिर्फ राजनीतिक अनदेखी तक ही सीमित नहीं रहे। बात अब सीधे आर्थिक भ्रष्टाचार तक पहुंच गई है। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी नेता मनोज तिवारी ने यह बेहद विस्फोटक आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनाव में टिकट देने के बदले उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे। हम यहां पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए ये स्पष्ट कर दें कि रिश्वत का यह दावा पूरी तरह से तिवारी का है, लेकिन इस एक बयान ने ही पार्टी की सार्वजनिक छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भाग 5, बदलता राजनीतिक परिदृश्य, आगे क्या? अब देखते हैं कि सत्ता और विपक्ष के इस खेल में बंगाल की राजनीति का भविष्य क्या होने वाला है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बड़ी ही बेबाकी से भविष्यवाणी की थी कि अब टीएमसी पूरी तरह साफ हो जाएगी और ममता बनर्जी का राजनीतिक युग समाप्त हो जाएगा। शुरुआत में तो यह महज एक राजनीतिक बयान लग रहा था, लेकिन सोर्सेज के अनुसार टीएमसी के अंदर जिस तरह से लगातार बगावत और उथल-पुथल मची हुई है, उसे देखकर राजनीतिक विश्लेषकों को अब यह भविष्यवाणी सच के काफी करीब नजर आने लगी है। इस दहशत को समझने के लिए हमें बंगाल के राजनीतिक इतिहास को देखना होगा। बंगाल के मतदाताओं का मिजाज ऐसा है कि वो जल्दी-जल्दी सरकारें नहीं बदलते। उन्होंने वामपंथियों को दशकों तक सत्ता सौंपी और फिर टीएमसी को भी लगातार 15 साल दिए। इस इतिहास को देखते हुए टीएमसी के नेताओं में एक बहुत बड़ी घबराहट फैल गई है। उन्हें डर है कि अगर वो एक बार सत्ता से बाहर हो गए तो उन्हें बहुत लंबे अरसे तक विपक्ष में ही बैठना पड़ जाएगा, और वो भी अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, जिस पर उन्हें खुद भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ पूर्ण बहुमत के साथ एक ऐसी नई सरकार है जो अपने वादों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मजबूत विपक्ष है जो अपने ही अविश्वास के कारण ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है, क्या बंगाल एक लंबी राजनीतिक स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, या फिर ये आने वाले किसी बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की आहट है? ये ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।